जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक्स में पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक्स को शुरू कर चुके थे, मैट्रिक्स के बहुत सारी बेसिक जानकारियों को ले चुके थे और पहले एक्सरसाइज RS अग्रवाल बुक से पहला एक्सरसाइज हम लोग बना चुके थे। तो अब हम लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है और उसके बाद आगे के एक्सरसाइज को देखना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स जो होते हैं कितने तरह के, तो सबसे पहला मैट्रिक्स हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और बच्चों मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग मैट्रिक्स नहीं समझ रहे हैं, कोई ऐसे बच्चे नए हैं जो मैट्रिक्स को नहीं समझ रहे हैं, तो वो पहली वाली वीडियो को जरूर देख लें, तब फिर ये दूसरा वीडियो आप देखें। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? और ये मैट्रिक्स m/n मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m लेस देन n, दैट इज नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है जिसमें कम हो और कॉलम जो है आपका ज्यादा हो, तो वो आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 7 8 9 10 ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। 4 5 6 7 8 3 3 0 7 5 ये क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। क्यों हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें रो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 है नंबर ऑफ कॉलम। इसमें भी रो है आपका 2 और नंबर ऑफ कॉलम जो है इसमें 5 है। ऐसे भी ये देखने में हॉरिजॉन्टल लग रहा है कि नहीं, है ना? इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। अब दूसरा देखते हैं हम लोग कि वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो वर्टिकल मैट्रिक्स का हालांकि ये डेफिनेशन है, बात दिमाग में यही याद रखिए कि नंबर ऑफ रोज जो है ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ कॉलम कम होगा। जैसे यहाँ पर देख लिया जाए कि अगर 1 2 3 4 7 8 9 और 10 इस तरह से हम लोग लिख दें, तो ये देखिए ज़्यादा लंबा लग रहा है ना, तो ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। इसमें 1 2 3 और ये 4 रो है, तो 4 बाय कॉलम जो है इसमें 1 2 और यह 2 तो 4/2। तो इस तरह के जहां भी मैट्रिक्स आपको दिखे ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाता है। वर्टिकल मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए कि 4 रो है, माफ करेंगे कितने रो है? 4, 1 2 3 4 रो है। अब कॉलम की बारी जब देखते हैं तो कॉलम इसमें 3 है, तो इस नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होने से ये हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा रो मैट्रिक्स होता है। तो रो मैट्रिक्स को ही हम लोग रो वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? रो मैट्रिक्स बोलिए, कहीं कहीं रो वेक्टर बोल दे तो वहाँ जो है अकचकाना नहीं है, धैर्यपूर्वक काम लेना है कि दोनों एक ही चीज का नाम है। अब एक ऐसा मैट्रिक हो जिसमें हैविंग ओनली 1 रो, सिर्फ एक ही रो हो, है ना, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। इसको एग्जांपल से हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं 4 6 7 8। ये आप देखिए इसमें सिर्फ कितने रो हैं? एक ही रो है। कॉलम 1 2 3 4 C1 C2 C3 C4 4 कॉलम है। 1/4 मैट्रिक्स। तो सिर्फ एक रो हो, एक ही रो हो, तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर एक ही कॉलम हो, सिर्फ क्या हो भाई? एक ही कॉलम हो, जैसे ये मैट्रिक्स देख लीजिए, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे या कॉलम वेक्टर कहेंगे। देख सकते हैं इसमें रो R1 है, ये रो R2 है, यह रो R3 है और रो यह R4 है। 4 आपका रो है। कॉलम की बात की जाए तो एक ही कॉलम है, तो 4 × 1, तो ये आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए ये जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? बड़ी आसान बात है कि सारा एलिमेंट अगर जीरो हो
तो जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मान लीजिए इस सब को मिटा के हम 0 0 0 और 0 कर दें तो ये 4/1 का जीरो मैट्रिक्स हो गया। इस सब को मिटा के हम यहाँ पर 0 0 0 सिर्फ लिख दें तो ये 1/4 ऑर्डर का यह जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब यदि हम ऐसा लिख दें कि 0 0 0 0 तो इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं, ओ पढ़िए या 0 ही पढ़िए इसको, है ना, 0 से। तो यह 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग 0 कहेंगे। इसीलिए हमने कहा कि ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज 0, जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं और इसे डिनोट किया जाता है 0 से। आप चाहे तो इसे लिख लें, है ना, कॉपी में एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा अगर आप लिख लेते हैं यहाँ पर पॉज करके। तो इसके बाद हम लोग कुछ परिभाषा और भी देख लेते हैं, जिसमें से है आपका पहला, इसमें दूसरे से खंड का पहला में स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किसको कहते हैं। तो बच्चों ये सब समझना बहुत आसान है, इसीलिए आपके समय को बचाने के लिए हमने सारा परिभाषा लिख दिया है। आप चाहे तो इन परिभाषाओं को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और नहीं भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना तो जरूरी है आपके लिए। तो ये क्या होता है कि मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो रो और कॉलम दोनों 2 2 हैं। उसके बाद 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो रो इसमें 3 है, कॉलम इसमें 3 है। तो अब इस तरह का मैट्रिक्स आपको दिखेगा कैसे, जैसे मान लीजिए 2 3 7 8 हम लिख दिए, तो ये 2/2 मैट्रिक्स है आपका, 2/2 मैट्रिक्स है और इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब बी हम जैसे ले लिए ABCDEFGHI, ये देखिए यहाँ पर 3 रो है और 3 आपका कॉलम है, तो ये 3/3 मैट्रिक्स हो गया। और जनरल वे में आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए A11 A12 A13 A14 हम लिखे, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34 और A41 A42 A43 A44, तो इसको भी देखिए, यह भी आपका कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, डायगोनल हम लोग किसको कहते हैं, क्योंकि डायगोनल जो होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम लोग डायगोनल की कल्पना कर सकते हैं। बाद बाकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो या वर्टिकल मैट्रिक्स हो, उसमें हम डायगोनल के बारे में विचार नहीं करते हैं। तो दिमाग में इस चीज को रखना है, डायगोनल भाई किस में होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है। अब डायगोनल क्या होता है, याद कीजिए कि आपका अगर कोई स्क्वायर है ना, और इस स्क्वायर में डायगोनल हमको ड्रॉ करना है, तो ये इस तरह से हम लोग डायगोनल लेते हैं, इस तरह से डायगोनल लेते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो 2 8 एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट हो गया। इसमें AEI जो है ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। इसमें A11 A12 A13 और A44 ये सारे जो है आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। तो अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि सर ये भी तो डायगोनल है, यह भी तो डायगोनल है, यह भी तो डायगोनल है, इधर से भी तो डायगोनल बनता है। तो बच्चों इसलिए इसको हम लोग मेन डायगोनल कहते हैं, मेन डायगोनल या नहीं तो प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको नोट कर लेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, है ना। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो यहां जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट जो आप देख रहे हैं किस तरह से, इस तरह से लेफ्ट टू राइट में, इसको हम लोग मेन डायगोनल कहते हैं, मेन डायगोनल कहते हैं, या नहीं तो प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्लियर है। अब प्रिंसिपल डायगोनल, उसके बाद सिर्फ डायगोनल बोलते तो दोनों तरफ का डायगोनल का मीनिंग निकल जाता है।
है कि नहीं, इधर से भी निकल जाता है, इधर से भी निकल जाता है। और प्रायः यहाँ पर इस चैप्टर में डायगोनल अगर हम सिर्फ बोल दें तो वहाँ मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल से ही। अब डायगोनल के ऊपर हम जाएंगे और उस पर गहन विचार करेंगे, तब हमारा निकलता है प्रिंसिपल डायगोनल और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब कि सेकेंडरी डायगोनल इसको हम लोग कह सकते हैं, मेन डायगोनल, और ये मेन डायगोनल नहीं होता है। इसके अलावे डायगोनल को अगर हम डायगोनल एलिमेंट को यहाँ ढक दें, जैसे यहाँ हम इसको ढक दिए, मिटा दिए, देख रहे हैं सब हट गया, तो जो जो एलिमेंट बचा इस स्क्वायर एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसको नॉन डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। फिर से समझिएगा, अगर ये डायगोनल वाला एलिमेंट को हम हटा दें, ठीक ना, अब जो जो एलिमेंट बच गया आपका ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे, और जो भी एलिमेंट बचा A12, A13, A14, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या कहेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसको भी ध्यान में रखना है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। क्या लिखते हैं हम लोग उसको? नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से डायगोनल क्या होता है, नॉन डायगोनल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा डेफिनेशन देखने के लिए सक्षम है हम लोग। क्या है इसमें? कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल, अभी तुरंत नॉन डायगोनल की चर्चा किए हैं, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना, एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है इसका जीरो हो जाता है। जैसे ये एलिमेंट लिए हुए 4 0 0 0 0 3 7 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें देखिए सिर्फ डायगोनल में कुछ ना कुछ नंबर है, अब बाद बाकी नीचे नॉन डायगोनल, डायगोनल में ये सब नहीं है, ये सब भी नहीं है, सारा जीरो हो गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट इसका जीरो हो जाए और इसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो है स्केलर मैट्रिक्स आता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसीलिए यहां पर देखिए स्क्वायर हमने लिखा है। क्लियर है? इसीलिए स्क्वायर हमने लिखा है। अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। बड़ी आसान है स्केलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स बनता है कब? इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। तो सही है बात, इसको ये डायगोनल मैट्रिक्स का परिभाषा भी इंक्लूड किया। ये क्या किया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है जीरो होता है, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। और इसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं यह सारे इक्वल होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में समझिए, अगर यहाँ 4 है, अगर सबको हम 4 कर दें यहाँ पर, है ना, सबको 4 कर दें, तो देखिए बात आ गया ना कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सारा डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। याद रखिएगा, क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब मान लीजिए हमारा मन हुआ यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 डाल दीजिए, यहाँ भी 3 डाल दीजिए, यहाँ भी 3 डाल दीजिए, तो सब डायगोनल एलिमेंट सेम है, इक्वल है, तो इसलिए हम लोग इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर यहाँ पर हम 3 ने लिख के 4 रहने देते हैं तो ये आपका हो जाता डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता। अगर यहाँ हम 3 कर दिए तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहला सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल को जो है स्केलर नहीं कह सकते, कट कर दिए इसको। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यूनिट मैट्रिक्स देखें। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है?
तो यूनिट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, ये भी वही बोला, ये भी क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का परिभाषा उठा के ले आया आधा। और फिर क्या कहता है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट इज वन, एवरी डायगोनल एलिमेंट इज वन, यानी कि अगर डायगोनल एलिमेंट इसका सब वन वन होता तो ये जो मैट्रिक्स कहलाता ना यूनिट मैट्रिक्स कहलाता। क्या कहलाता? यूनिट मैट्रिक्स कहलाता। जैसे 1 0 0 1 ये 2/2 का क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब इस यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स तो बोल ही सकते हैं भाई, क्योंकि स्केलर का परिभाषा भी ये होल्ड करता है, डायगोनल का परिभाषा भी होल्ड करता है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स को सब कुछ आप बोल सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ ये 5 चीज आप लोग इस खंड में समझ गए होंगे। पहला, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट कौन सा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ जो है हम लोग और भी परिभाषा देखते हैं। इसी सेक्शन में एक चीज और जानकारी रख लीजिएगा, आपको कभी कोई पूछ सकता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ना 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक क्या होता है भाई? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और दूसरा होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब इसमें होता क्या है कि यह भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, यह भी आपका क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं कि ये जैसे मान लीजिए 2 4 और 6 आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया, 3 7 8 ऊपर पे जो है सब एलिमेंट 0 0 हो, यानी कि डायगोनल से ऊपर का सारा एलिमेंट अगर 0 0 हो तो इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर डायगोनल से ऊपर का, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका 2 4 और 6 ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसमें जो है 3 7 5 और 0 0 0, यानी कि लोअर डायगोनल के नीचे अगर सारा एलिमेंट आपका 0 0 हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसी चीज़ को मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे 2 4 और 6 है, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, ऊपर पे यहाँ पर एलिमेंट रहे और नीचे में एलिमेंट जो है आपका 0 0 हो, तो ये आपका हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब यही चीज़ बढ़ के ऐसे भी हो सकता है आपका 3 2 1 7 है ना, 0 0 0, देख रहे हैं, ये आपका हो गया 4/4। ऑर्डर कितना हो गया इसका? 4/4। इसके नीचे डायगोनल के नीचे देखिए सब एलिमेंट जो है 0 0 है, ऊपर पे जो है आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ तक कि अगर ये 0 भी आ जाए तो फिर भी यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ भी अगर 0 हो जाए, कम से कम एक भी नंबर कहीं भी रहे, तो हम कह सकते हैं कि वह जो है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद और हम लोग आगे देखते हैं कंपैरेबल मैट्रिसेस किसको कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग समझते हैं कि कंपैरेबल मैट्रिसेस किसको कहते हैं। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स तभी होता है, ध्यान दीजिएगा, कि 2 मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if they have the same number of rows and same number of column।
खैर इसको नहीं भी समझ रहे हैं तो इतना सा ध्यान में रखेंगे कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स है आपका और यह जो है आपका AIJ ऑर्डर है n बाय n का, और B कोई मैट्रिक्स है और BIJ मैट्रिक्स यह भी ऑर्डर है n बाय n का, तो AB जो होगा दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस समझ लीजिए कि दो मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर इज सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर तो आप समझ ही रहे होंगे। इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, और उसके संगत एलिमेंट जो है वो आपका इक्वल हो। जैसे इसको हम लोग समझते हैं, इसको ये आपका मैट्रिक्स है 2 3 7 5 4, और उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स है आपका ABCD। क्लियर है। तो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब A जो है 2 के बराबर हो, B जो है 3 के बराबर हो, C जो है 7 के बराबर हो, D जो है 4 के बराबर हो। क्लियर है। यानी कि 2 7 3 4 जो है यह इक्वल कहलाएगा किसका, 2 3 7 4 के इक्वल कहलाएगा। अगर यदि हम ऐसा लिख दें 2 7 लिखें और 3 4 भी लिखे हैं, और इसमें भी हमने 2 7 लिखा है और 3 4 भी लिखा है, तो बताइए इसको हम लोग इक्वल कह सकते हैं कि नहीं? तो भाई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल होने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये जो है आपका A11 पोजीशन पे है तो यहाँ A11 पोजीशन पे 3 है, ये आपका A12 पोजीशन है तो A12 पोजीशन पे यहाँ पर आपका 2 है। तो ऐसे कंडीशन में जो है यह मैट्रिक्स जो है आपका इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें जो है अब आता है आपका ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस होने के लिए एक कंडीशन अनिवार्य है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स को कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि मैट्रिसेस मस्ट बी कंपेरेबल, है ना, कंपेरेबल होना चाहिए। तो कंपेरेबल कहने का मतलब हुआ कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑपरेशन में हम लोग करते क्या है? तो ऑपरेशन में हम लोग करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स को अब जो है हम ऐड करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम इसका डिफरेंसेस ऑफ टू मैट्रिसेस निकालेंगे, डिफरेंसेस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यानी कि दो मैट्रिक्स को हम अब घटाएंगे। समझ गए बात को? जैसे कि बचपन में हम लोग सीखते हैं ना संख्या, तो पहले क्या सीखते हैं? जोड़ना सीखते हैं, फिर घटाना सीखते हैं, यानी कि एडिशन पहले सीखते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। उसी तरह से मैट्रिक्स हमने सीखा। मैट्रिक्स को अब क्या करना है? ऐड करना है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। और एक चीज सीख जाएंगे, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाता है इसके ऑपरेशन में, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाता है। ठीक ना। तो हमने सबसे इस तीनों के लिए एक कंडीशन बताया कि क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स को कंपेरेबल होना चाहिए। अब ये कंपेरेबल कैसे? जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है आपका 2 3 7 4 3 8 है आपका। अब बी कोई मैट्रिक्स है आपका 2 2 4 और 3 7 3 है। क्लियर है। तो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर 2/3 है और यह 2/3 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है।
तो क्या कहता है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा। और जब ये कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा तो उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, उसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और उसका निगेटिव भी कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग एक्सरसाइज में बहुत सारा बनाएंगे, लेकिन आइए इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे आपका a प्लस बी कहा, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड कर देना है। ये आपका 2 के साथ 2 ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये पहला रो और दूसरा कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। ये पहला रो में दूसरा एलिमेंट है, तो इस दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। 3 + 2 कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, पहले रो का तीसरा एलिमेंट, तो दूसरे मैट्रिक्स में भी पहले रो का तीसरा एलिमेंट, तो ये 7 × 4 = 11 हो जाता है। क्लियर है? अब दूसरे रो का पहला एलिमेंट, इसमें भी दूसरे रो का पहला एलिमेंट, तो 4 + 3 क्या हो जाता है 7। और ये दूसरा एलिमेंट, यहाँ भी दूसरा एलिमेंट, ये आपका हो गया 10 और ये 8 + 3 हो गया 11। तो इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स को। अब यहाँ पर ये समझ गए होंगे एडिशन, है ना। एडिशन होने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने में भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे a - b आपको निकालना है ना। तो क्या करेंगे, 2 में 2 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। 7 में 4 को -3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 को 3 माइनस करेंगे, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 में 7 माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। 8 में 3 माइनस करेंगे तो यह 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस आपको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर कहता है क्या कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका b दिया गया है, तो -b हमको प्राप्त करना है, तो क्या करना है भाई, सब के साथ माइनस लगा देना है। यही हो गया निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यही हो गया निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट के साथ माइनस लगा दिए तो निगेटिव ऑफ b हो गया। निगेटिव ऑफ a निकालना है आपको, तो क्या कर दिए इसमें, -2 -3 -7, फिर ये आपका 4 -4 -3 और -8 हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं और उसमें क्या होता है। तो जैसे इसको भी एक लाइन में समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर समझ ही ले तो वो बेहतर होगा कि अगर हम किसी भी, ये आपका मैट्रिक्स B दिया गया है, दिख रहा होगा आपको, है ना। इसमें सारे एलिमेंट दिख रहे हैं। अगर B को हम K से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई K जो है कोई भी नंबर है, तो इस मैट्रिक्स के हर एक नंबर के साथ K के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2K हो जाएगा। यह भी 2K हो जाएगा। 4 × K तो 4K हो जाएगा। 3 × K तो 3K हो जाएगा। 7 × K तो 7K हो जाएगा। 3 × K तो 3K हो जाएगा। अभी तो हमने K रखा, अगर यहाँ पर 3B रख दें, ठीक ना, तो 3 × 2 हर एक एलिमेंट के साथ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2 3 × 4 3 × 3, है ना। 3 × 7 3 × 7 3 × 3 3 × 3, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है। स्केलर कहने का मतलब कि वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो मैग्नीट्यूड वाले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे। 3 दूना 6 हो गया, ये हो गया, यह भी 6 हो गया आपका, और ये हो गया आपका 12, और उसके बाद यह आपका 9 हो जाता है, यह आपका 21, ये आपका 9। तो इस तरह से हम लोग ये 3B को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंत में यह ध्यान रखिएगा कि किसी भी
स्केल किसी भी मैट्रिक्स को कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। हालांकि इसमें 2-4 रूल और भी है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।